हेलो एंड वेलकम। तो आज का टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक विच कम्स अंडर बायोफिजिकल टेक्निक्स। ओके, तो आज से हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है बायोफिजिकल टेक्निक्स का, उसमें जो पहला इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करेंगे, या बोल सकते हो पहला टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्रोमेटोग्राफी की सबसे पहले इन्वेंशन किसने किया था। तो क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले इन्वेंट किया था, जिनका नाम है मिखेल स्वेट। ठीक है, मिखेल स्वेट। तो सबसे पहले मिखेल स्वेट ने क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्लांट के पिगमेंट्स को सेपरेट किया था। ठीक है, प्लांट के पिगमेंट का नाम आपने सुना होगा, क्लोरोफिल, ज़ेंथोफिल, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि क्लोरोफिल को, ज़ेंथोफिल को सेपरेट किया था। ठीक है, सेपरेटेड ज़ेंथोफिल्स एंड क्लोरोफिल्स। ठीक है, और कैसे सेपरेट किया था, तो उन्होंने यूज़ किया था एक ग्लास का ट्यूब, ग्लास ट्यूब यूज़ किया था ऐसा कुछ, और उसके अंदर उन्होंने जो मैट्रिक्स फिल किया था, वो मैट्रिक्स था आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो जैसे ये जो इन्होंने मैट्रिक्स अंदर फिल किया था, वो जो मैट्रिक्स था वो किसका था, वो मैट्रिक्स था कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, सेपरेट किया था ज़ेंथोफिल और क्लोरोफिल को। तो जो कॉलम में उनको बेंड्स दिखाई दिए थे, ठीक है, वो जो बेंड्स दिखाई दिए थे उनको, वो जो बेंड्स थे वो कलरफुल दिखाई दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, तो ज़ेंथोफिल का कलर डिफरेंट था, क्लोरोफिल का कलर डिफरेंट था। ठीक है, तो क्योंकि उनको कलरफुल बेंड्स दिखाई दिए, कलरफुल बेंड्स दिखाई दिए, तो वहाँ से जो टर्म आया वो आया क्रोमा। ठीक है, क्रोमा वहाँ से आया। और एक जो टर्म है ग्राफी, देख रहे हो यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, क्रोमेटो और ग्राफी। तो जो क्रोमेटो आया है वो आया कलर से। ठीक है, और जो ग्राफी है, ग्राफी का मतलब आप सबको ऑलरेडी पता है, उसका मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ कलर का मतलब क्या हो गया, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये है इसका क्रोमेटोग्राफी का मतलब। ओके, तो अब हम इससे आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो कितने टाइप का होता है, लेकिन कितने टाइप के क्रोमेटोग्राफी होते हैं उस पर डिस्कशन करने से पहले एक बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ। क्योंकि जितने भी क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ते हो, है ना, चाहे वो आप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ो, चाहे वो गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ो, जेल फिल्ट्रेशन, साइज एक्सक्लूजन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जितने भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ोगे उन सबको जो बेसिक प्रिंसिपल जो होता है, बेसिक प्रिंसिपल वो सबका सेम होता है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि जिस भी सैंपल को हम सेपरेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वो आपका टू इमिसिबल फेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो सैंपल इज अलाउड टू इंटरेक्ट विद टू इमिसिबल फेसिस। ठीक है, टू इमिसिबल फेसिस। और वो टू इमिसिबल फेसिस कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका मोबाइल फेस, और दूसरा होता है आपका स्टेशनरी फेस। ठीक है, ये दोनों जो फेसिस होते हैं ना, ये दोनों होते हैं इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी मिक्सड टुगेदर, कैन नॉट बी मिक्सड टुगेदर। ठीक है, तो स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस आपस में मिक्स नहीं हो सकते। और सैंपल जो सेपरेट होता है, तो क्या होता है कि जैसे दो स्टेशन, एक फेस हो गया आपका स्टेशनरी फेस। ठीक है, वो आपका स्टेशनरी फेस का मतलब ये हो गया कि वो स्टेशनरी रहता है, वो मूव नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो आपका मोबाइल फेस है,
मोबाइल फेस जो होता है, मोबाइल फेस वो आपका फेस क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो आपका जो भी सैंपल है, जो भी आप सेपरेट करना चाहते हैं, मान लो कि आपका ये मिक्सचर है, ठीक है, दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ सो मैनी कंपोनेंट्स विच यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ये है आपका मिक्सचर, ठीक है। और इसमें मान लो कि आपके सैंपल हैं, 2-3 सैंपल्स हैं, मान लो सैंपल ए, सैंपल बी और सैंपल सी। आप इन तीनों को क्या करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो। तो क्या करोगे, आप इस मिक्सचर को मोबाइल फेस में डाल दोगे, ठीक है। अब मोबाइल फेस क्या करता है, मूव करता है, और स्टेशनरी फेस मूव नहीं करता। तो मोबाइल फेस जब मूव करेगा तो उसके साथ साथ आपके ये कंपोनेंट्स भी मूव होंगे, तो ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। ए यहाँ सेपरेट हो गया, बी ऊपर चला गया, सी ऐसे सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से इनका सेपरेशन होता है, लेकिन इसका एक प्रिंसिपल होता है जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस है, आपके 2 फेस मैंने बताए। अब यहाँ पर इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो 3 कॉम्बिनेशन आपके पॉसिबल हैं। कौन कौन से, तो जो मोबाइल फेस है वो आपका याद रखना, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मोबाइल फेस आपका क्या क्या हो सकता है, तो मोबाइल फेस में आपका या तो लिक्विड होगा या होगा आपका गैस, ठीक है। ये 2 ही फॉर्म मोबाइल फेस में हो सकते हैं, लेकिन स्टेशनरी फेस में या तो लिक्विड होगा या होगा सॉलिड, ठीक है, यहाँ पर गैस नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से पॉसिबल हैं, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से पॉसिबल है, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, तो मोबाइल, सबसे पहले स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस आपका सॉलिड हो सकता है, ठीक है। सॉलिड अगर स्टेशनरी फेस होगा तो जो आपका मोबाइल फेस होगा वो या तो लिक्विड हो सकता है, ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा आपका स्टेशनरी फेस लिक्विड होगा, और लिक्विड के साथ जो मोबाइल फेस होगा वो हमेशा आपका गैस होगा, ठीक है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है कि स्टेशनरी फेस तो आपका लिक्विड होगा और मोबाइल फेस होगा आपका लिक्विड, देख रहे हो। तो मोबाइल फेस आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो लिक्विड या तो गैस, और यहाँ पर स्टेशनरी फेस या तो सॉलिड या तो लिक्विड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका एक रीज़न है कि मोबाइल फेस में आपका सॉलिड क्यों नहीं होता, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो मूव नहीं कर सकता, है ना। या तो मूव कौन करता है, तो लिक्विड करता है या तो गैस करता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा याद रखना है, लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड, या लिक्विड लिक्विड। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि क्रोमेटोग्राफी मेनली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस कितने तरीके के होते हैं, तो वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप के आपके क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलते हैं, तो वही हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्टेशनरी फेस आपका मोबाइल नहीं होता, मूव नहीं करता, ठीक है, और मोबाइल फेस जो होता है वो आपका मूव करता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो हम बेसिक्स भी उनके समझेंगे कि किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया है और उनका नाम वैसा क्यों दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तो उसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी तो उसको गैस क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो जो क्लासिफिकेशन है ना क्रोमेटोग्राफी का, वो मेनली आपका 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है और 3 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो कौन कौन से हैं, तो पहला जो क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई किया है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ मैट्रिक्स बेड, ठीक है। जो मैट्रिक्स होता है, जो बेड होता है, उसके बेसिस पे इसका सेपरेशन
किया गया है, पहला जो है, ठीक है। ये जो बेड होता है मैट्रिक्स बेड, इसको क्रोमेटोग्राफिक बेड भी बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफिक बेड, ठीक है, जिसको आप मैट्रिक्स बोलते हो, जैसे पढ़ते हो ना सिफाडेक्स, सिलिका, एल्यूमिना, ये सब क्या होता है, बेड होता है, ठीक है, जो एज ए स्टेशनरी फेस काम करते हैं। अभी हम उसकी बात आगे करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफिक बेड के बेसिस पे है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, ठीक है, कि यहाँ पर स्टेशनरी फेस का और मोबाइल फेस का स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। और तीसरा जो क्लासिफाई किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ मैट्रिक्स बेड या क्रोमेटोग्राफिक बेड। तो यहाँ पर इसके बेसिस पे, क्रोमेटोग्राफिक के बेसिस पे आपका फर्दर इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है, तो पहली जो होती है वो होती है आपकी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब इनके बेड जो होते हैं, मैट्रिक्स जो होता है, इन दोनों का मैट्रिक्स का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। कैसा होता है अलग अलग, देखो आपको पता है कि जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है, इसको एक बार और फर्दर, जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है इसको फर्दर टू कैटेगरीज में और डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप बोलते हो TLC, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें क्या होता है, एक प्लेन होता है ना, और उस पे आपका मैट्रिक्स बेड होता है ना, मैट्रिक्स बेड सोक हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ द मैट्रिक्स बेड, सिलिका, एल्यूमिना इज सोक्ड ऑन द प्लेन, ठीक है, किसमें, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में। लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो मैट्रिक्स होता है, जो बेड होता है, वो कैसे होता है, उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक कॉलम का यूज़ करते हैं, है ना, तो जो मैट्रिक्स इसमें हम फिल करते हैं वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो देख रहे हो दोनों का जो मैट्रिक्स का जो शेप है वो अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड, द क्रोमेटोग्राफी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोबाइल फेस के फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेस, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। किसकी बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेस, ठीक है। सबसे पहले जो हम कैटेगराइज करेंगे इनको मोबाइल फेस के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी, आपको पता है कि मोबाइल फेस क्या क्या हो सकता है, दो में से कुछ एक हो सकता है। कौन कौन सा, या तो वो होगा लिक्विड या तो वो होगा गैस, ठीक है। तो दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ते हो, कौन कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेस देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वन इज गैस क्रोमेटोग्राफी and another one is liquid chromatography, ठीक है। ये किसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि इसके बाद
इसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कैसे? तो ये तो मोबाइल फेस के बेसिस पे हो गया। अब स्टेशनरी फेस भी 2 टाइप का होता है ना? कौन कौन सा? या तो सॉलिड या तो लिक्विड। ठीक है, तो अब देखो, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो आपका फर्दर 2 तरीके से और डिवाइडेड है। कौन कौन सी है? तो वो है आपकी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना, जिसमें गैस तो आपका मोबाइल फेस हो जाएगा जो यहाँ से आया है, और लिक्विड हो जाएगा आपका स्टेशनरी फेस। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा आपका गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दूसरा क्या हो गया? गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर जो गैस है वो तो हो जाएगा आपका मोबाइल फेस, और सॉलिड हो जाएगा आपका स्टेशनरी फेस। और फिर ये जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, है ना, वैसे ही जैसे अभी हमने इससे पहले वाला किया। तो यहाँ पर जो ये है वो होगा आपका गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना। इसमें जो गैस होगा वो तो हो जाएगा आपका क्या? मोबाइल फेस, और लिक्विड हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर होगा ये लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये लिक्विड तो हो जाएगा आपका, यहाँ से लिया हमने, तो लिक्विड हो जाएगा आपका मोबाइल फेस, और सॉलिड हो जाएगा आपका स्टेशनरी फेस। दूसरा जो होता है वो होता है आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जो स्टेशनरी फेस है वो भी लिक्विड है, और जो मोबाइल फेस है वो भी लिक्विड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है किसका? क्रोमेटोग्राफी का। जो लास्ट बचा आपका मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन के बेसिस पे, तो मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन के बेसिस पे इनको भी फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है तो हम देख लेते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें तो एक तो होती है आपकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आपका होता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर होता है आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और फिर होता है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इतने टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये सारी क्रोमेटोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से वो मैं अभी बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में या आपके सिलेबस में काफ़ी सारी क्रोमेटोग्राफी पूछी जाती है, लेकिन कुछ क्रोमेटोग्राफी ऐसी होती है जिन वो जो अपने आप कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को, जिसमें आपका आ जाता है कौन कौन सा? पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाली सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में, गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन, एफिनिटी और आयन एक्सचेंज, ये तीनों जो क्रोमेटोग्राफी है, साइज एक्सक्लूजन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्रोमेटोग्राफी को, और जो आज बताऊँगा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम डिस्कस करेंगे फिर HPLC, बताऊँगा कि ये कौन सा क्रोमेटोग्राफी में आता है आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें आपका पार्टीशन और एडजॉर्प्शन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये समझना आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है अबाउट प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेशनरी फेस होता है वो किस पे
सोक्ड होता है वो एक प्लेन पे सोक्ड होता है ना। तो जो प्लेन होता है उसका वो या तो आपका हो सकता है एक पेपर, ठीक है, या हो सकता है एक क्या प्लेट, किसका प्लेट, ग्लास का, ठीक है, या बोल सकते हो प्लास्टिक का प्लेट या ग्लास का प्लेट, ठीक है, या किसी मेटल का प्लेट। तो अगर किसी प्लेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक का प्लेट या ग्लास का प्लेट या किसी मेटल का प्लेट लाइक एल्यूमिना प्लेट, इन सबको तो बोलते हो आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेपर को यूज़ कर रहे हो, जो आप यूज़ करते हो वॉटमन पेपर, फिल्टर पेपर, तो आप बोलते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो जो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, इनके प्रिंसिपल के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में, सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, कॉपी में लिख लो, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है वो मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है, तो पहली जो है वो है आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और दूसरी जो है वो है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सेहोन बैन, ठीक है, सेहोन बैन, ठीक। कब, इन 1961। क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत, क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसकी शुरुआत 1903 में हो चुकी थी श्वेट के थ्रू। लेकिन जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट आया वो आया आपका अराउंड 60 ईयर्स के बाद। किसके थ्रू, सेहोन बैन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर होता है ना वो सपोर्ट होता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि पेपर ही स्टेशनरी फेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो स्टेशनरी फेस क्या होता है, देखो ये है आपका एक पेपर, ठीक है। तो पेपर क्या है, पेपर आपका स्टेशनरी फेस नहीं है, बस पेपर क्या है, एक सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के ऊपर क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है उसको सोक कराया जाता है। किस चीज़ का मैट्रिक्स, देखो जो पेपर होता है वो किसका बना होता है, पेपर कहाँ से आता है, पेपर कहाँ से आता है, ट्रीज से आता है, पेड़ से आता है ना। तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो पेपर में आपका क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। पेपर में आपका क्या होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या होता है आपका, पॉलीसेकेराइड होता है ना। पॉलीसेकेराइड किससे मिलकर बना होता है, मोनोसेकेराइड से। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स का नेटवर्क बनता है तो वो पॉलीसेकेराइड बनता है, और सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। तो क्या होता है कि जो सेल्यूलोज है, पेपर किससे मिलकर बना है, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज में क्या होता है, बहुत सारा वॉइड स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सेल्यूलोज, ठीक है, इनसाइड द विद इन द सेल्यूलोज, ठीक है। अभी जो वॉइड स्पेस होता है ना, इसके बीच में ना क्या होता है कि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, या बोल सकते हो मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर, ये होता है आपका स्टेशनरी फेस। तो आज के बाद खबरदार अगर आपने अपने आप को कंफ्यूज किया पेपर के बीच में और वाटर के बीच में, तो पेपर कभी भी आपका स्टेशनरी फेस नहीं होता। स्टेशनरी फेस क्या होता है, जो सेल्यूलोज के बीच में वाटर छुप के बैठा है वही है आपका स्टेशनरी फेस। मॉइस्चर छुप के बैठा है वही है आपका स्टेशनरी फेस। ऐसा क्यों, देखो हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझना। यहाँ देखो वाटर कैसा होता है, वाटर होता है आपका पोलर, ठीक है। वाटर कैसा होता है, पोलर। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, अगर आपको याद होगा बीएससी में, बैचलर में फर्स्ट आते हो, पहली बार आते हो, तो आप देखते हो लैब में आपको कोई भी हाई फाई क्रोमेटोग्राफी नहीं सिखाते। चाहे आप मास्टर्स की शुरुआत करो चाहे बैचलर्स को, सब जगह वही पेपर क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं। बहुत ज़्यादा थोड़ा हाई फंडूस कॉलेज हुआ तो थिन लेयर करवा देते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा किसको करवाया जाता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी को। ऐसा क्यों होता है? सिंपल है, देखो पैसा लगता नहीं है, ठीक है, सेटअप कुछ लगता नहीं है, उसमें कुछ खर्चा तो है नहीं। एक पेपर लेके आओ, फिल्टर पेपर, एक कांच का जार रखो, उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डालो और सेपरेट कर लो। सेपरेट भी क्या करना है, आपको दौड़ाते हैं बाहर गार्डन में, जाओ बच्चों पत्ती लेके आओ, नीम की पत्ती लेके आओ, इसकी पत्ती लेके आओ, उसकी पत्ती लेके आओ, और फिर उसको बैठ के बोलते हैं कूटो बैठ के, ठीक है, मिक्स करो उसको, ठीक है, पेस्ट बनाओ उसका। यही करते हो ना? क्यों? क्योंकि इसमें पैसे तो बिल्कुल खर्च होते ही नहीं, ठीक है। और जो बैचलर्स के कॉलेज होते हैं, मास्टर्स के कॉलेज होते हैं, उनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती। तो सिंपल सी जगह में सिंपल से सेटअप के साथ जो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जा सकती है, उसी क्रोमेटोग्राफी का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई खर्चा नहीं, कोई सेटअप नहीं, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, कम से कम जगह में कम से कम खर्चे में आपकी क्रोमेटोग्राफी आप सीख जाते हो। इसीलिए आपको सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी सिखाई जाती है। अब जाके अपने कॉलेज में मत पूछ लेना गलती से कि मैडम आज हमको गैस क्रोमेटोग्राफी बताओ, वहीं पढ़ेगा एक, ठीक है, पढ़ेगा नहीं, मतलब वो भी सोचेंगे कि अब आंसर क्या करूं इसको, है ना, क्योंकि फंड्स नहीं होते वहाँ पे, इसलिए वो आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी सिखाते हैं। चलिए खैर वो अलग बात है। अब आते हैं वापस पेपर क्रोमेटोग्राफी पे। तो देखो, आपने जब पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 99% बच्चों ने सोचा ही नहीं कि हम एक, आपके सामने एक जार होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक जार होता है, ठीक है, उसमें कुछ तो लिक्विड होता है यहाँ पे, है ना। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया होगा तो जब एडमिशन ले लोगे मास्टर्स में या बैचलर्स में, अगर आप अभी मास्टर्स बैचलर्स नहीं कर रहे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी डूइंग बैचलर्स और मास्टर्स, और आप लोग ये क्रोमेटोग्राफी कर चुके होंगे तो आप रिलेट अच्छे से कर सकते हैं। तो आपने शुरू में क्या किया होगा, आपके पास एक जार होगा, ठीक है, उसमें एक लिक्विड होगा, ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, इस लिक्विड में क्या डाल देते हो, एक पेपर यहाँ पर डाल देते हो, ठीक है। लेकिन पेपर को डालने से पहले क्या करते हो, यहाँ पर एक पेपर लेते हो और उसको स्केल से बिल्कुल प्यार से उसको बिल्कुल बराबर बराबर करके काटते हो और यहाँ पे मार्क लगाते हो, है ना। और फिर जो आपने इतनी मेहनत करके 2 घंटे से उसका पेस्ट बनाया है पत्तियों का, है ना, उसको फिल्टर करते हो, ठीक है, कुछ कपड़े वपड़े से, है ना, उसका जो रस निकलता है वहाँ से क्या करते हो, एक स्पॉट लगाते हो, कहाँ पर, यहाँ पर। याद आ रहा है सब कुछ, बचपन के दिन, है ना। तो यहाँ पर स्पॉट लगाते हो। स्पॉट लगाने के बाद आप इस पेपर को रख देते हो कहाँ, इस जार में जिसमें लिक्विड है, कुछ तो लिक्विड है, उस टाइम आप सोचते भी नहीं क्या लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख देते हो। तो देखो, और आपको बोला जाता है कि बेटा जो स्पॉट आपने लगाया है वो स्पॉट डिप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्पॉट फैल जाएगा पानी में, मतलब जो भी लिक्विड है, ठीक है। तो ये स्पॉट आपका यहाँ पे होता है ना, और फिर आप उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हो, वो स्पॉट आपका धीरे धीरे ऊपर पहुँच जाता है यहाँ पर, ऐसे होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये जो आपने लिक्विड लिया था ना, ये लिक्विड होता है आपका मोस्टली जो होता है वो होता है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। क्या होता है? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। आप बनाया होगा, आप में से कई लोगों ने मिक्सचर किस किस का बनाते हैं, या तो कुछ रेशियो में बनाते हो ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल प्लस वाटर, या वाटर प्लस आइसोप्रोपेनॉल प्लस मिथेनॉल, ऐसा करके कुछ मिक्सर बनाते थे। तो वो जो मिक्सचर है किसका, आइसोप्रोपेनॉल का, फिर आपका हो गया क्या, सॉरी आइसोप्रोपेनॉल नहीं, जैसे ये हो गया आपका एसिटिक एसिड हो गया, और जो भी आप मिलाते हो वो ज़्यादातर जो मिक्सचर होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो जो लिक्विड आप जो ले रहे थे जार में वो था आपका नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और जो आपका जो पेपर है उसमें जो वाटर है वो कैसा है, वो है पोलर। अब यहाँ पर खेल शुरू होता है। तो देखो, ये तो है पोलर, समझ रहे हो, और जो लिक्विड है वो है नॉन पोलर, ठीक। तो अब यहाँ पर समझो ध्यान से कि ये जो लिक्विड है आपका, ये जो आपका लिक्विड है, ये है आपका
मोबाइल फेस, ठीक है। और ये जो वाटर जो एम्बेडेड है, जो घुसा हुआ है छुप के, कहाँ पर, सेल्यूलोज के बीच में, ये वाटर है आपका स्टेशनरी फेस। समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको सेपरेट करना है कंपोनेंट को, ठीक है। मान लो आप पत्ती लेके आए हो ना, तो पत्ती लाके आपने पीस लिया उसको, ठीक है। अब उसको पेस्ट बनाने के बाद आपने स्पॉट यहाँ लगाया था, अब स्पॉट यहाँ लगाया है, और वो स्पॉट किसके ऊपर लगाया है, पेपर के ऊपर। पेपर में क्या है, वाटर, वाटर क्या है, स्टेशनरी फेस, ठीक है। और नीचे क्या है जिसमें डिप किया है, वो है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड। और ये है मोबाइल फेस। तो अब देखा होगा आपने कि कुछ टाइम बाद जब आप इस पेपर को छोड़ते हो उसमें, लिक्विड में, तो जो आपका सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे आपका ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और आपका पूरा पेपर यहाँ तक हो जाता है वेट, है ना। देखा होगा आपने कि आपका पूरा पेपर यहाँ तक हो जाता है वेट। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो ऊपर तक यहाँ तक मूव कर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना कि इसके साथ साथ आपका मूव करता है ये कंपोनेंट भी, ठीक। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप सेपरेट कर रहे हो वो है आपका नॉन पोलर कंपोनेंट, ठीक है। और जो मोबाइल फेस है ये, वो भी है आपका कैसा, नॉन पोलर, है ना, समझ रहे हो। तो नॉन पोलर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, नॉन पोलर के साथ, है ना, और पोलर इंटरेक्ट करता है पोलर के साथ। तो जो आपने जो ये कंपोनेंट आपको जो सेपरेट करना था, ये भी था आपका नॉन पोलर, ठीक। मोबाइल फेस भी था नॉन पोलर, ठीक है। तो ये नॉन पोलर कंपोनेंट इस मोबाइल फेस के साथ ऊपर की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की एफिनिटी आपस में है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि कुछ कंपोनेंट तो यहीं पर रह जाते हैं बीच रास्ते में, है ना, कुछ तो यहीं पर रह जाते हैं और कुछ आगे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाले जो कंपोनेंट है जो कम मूव कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ये कम नॉन पोलर होते हैं, मतलब ये ज़्यादा पोलर होते हैं, ये पोलर होंगे, ठीक है। इसलिए ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ऊपर मूव नहीं कर पाए। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि आपका जो स्टेशनरी फेस है वो किसका बना है, किसका बना है, पेपर से, और पेपर में क्या है, वाटर, और वाटर क्या है, पोलर। तो इसमें इस स्पॉट में जो कंपोनेंट पोलर होगा वो क्या करेगा, इस वाटर के साथ अफिनिटी शो करेगा और उसी के साथ रहने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो। इसीलिए जो पोलर वाले कंपोनेंट होंगे वो ऊपर नहीं मूव कर पाएंगे, वो पेपर में जो वाटर है प्रेजेंट उसके साथ अफिनिटी शो करेंगे, उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे, उसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। और जो नॉन पोलर होंगे उसको इस वाटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ ही नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ऊपर मूव कर रहा है। इस तरीके से आपके जो पोलर कंपोनेंट और नॉन पोलर कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी एफिनिटी जिसके साथ होती है उस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक मिक्सचर में आपके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। मान लो 4 कंपोनेंट है, 4 में से 2 की एफिनिटी आपकी किसके साथ है, स्टेशनरी फेस के साथ, है ना, वाटर के साथ, और 2 की एफिनिटी है मोबाइल फेस के साथ। तो 2 कैसे मूव करेंगे, मोबाइल फेस के साथ ऊपर मूव करेंगे, और 2 कैसे रहेंगे, वो नीचे ही रहने की कोशिश करेंगे, स्टेशनरी फेस के साथ रहने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, चारों के चारों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो, तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मुद्दे से भटक गया था, बट वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपकी भावनाओं में बह गया था, क्योंकि मेरे को आपको अपना पूरा वो याद दिलाना था एक्सपेरिमेंट, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से डिफाइन करते हैं। बट अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब मेरे लिए और आसान हो जाएगा आपको ये पूरा प्रिंसिपल समझाने में, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेपर क्रोमेटोग्राफी, और आप लोग मुझको खींच कर ले गए अपने एक्सपेरिमेंट में जो कि आपने फर्स्ट ईयर में किया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। तो देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी में
पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक तो होगा स्टेशनरी फेस, ठीक है, जो कि अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। एक होगा आपका मोबाइल फेस। तो स्टेशनरी फेस क्या होगा अब आपको समझ में आ चुका है। तो स्टेशनरी फेस है आपका क्या, पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्ड इनसाइड द void space of cellulose। तो अब कभी भी कंफ्यूज मत होना कि स्टेशनरी फेस पेपर होता है या पेपर के अंदर छुपा हुआ वाटर होता है। तो क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और मोबाइल फेस क्या होता है भाई, तो मोबाइल फेस जो होता है वो होता है आपका नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था पेपर के बारे में, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो क्या हुआ, अब जब धीरे धीरे जब एडवांसमेंट हुई, ठीक है, तो क्या हुआ, पेपर जो था ना वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, ठीक है ना। और वो थोड़ा यूज़ करने में भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वो मुड़ जाता था या कुछ हो जाता था। तो ये सारी जो कमियां थी ना, इसकी वजह से इजाद की गई नई टेक्निक, जिसको बोला गया क्या, जिसको बोला गया आपका TLC, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें स्टेशनरी फेस क्या है और मोबाइल फेस क्या है। तो भाई सिंपल है, देखो इस वाले में ना जो मोबाइल फेस होगा वो होगा बिल्कुल यही वाला, सिमिलर एज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ रहा है ना। बस चेंज क्या होता है यहाँ पे, तो चेंज होता है आपका क्या, स्टेशनरी फेस, ठीक है, स्टेशनरी फेस। ओके, तो स्टेशनरी फेस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस होता है वो होता है आपका कि सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, ठीक है। कौन कौन सा, मेनली जो बता रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल। और ये जो होता है यही होता है आपका स्टेशनरी फेस, और ये कोटेड होता है आपका, कोटेड ऑन थिन प्लास्टिक, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, तभी तो आपको नाम समझ में आएगा, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, ग्लास या एल्यूमिना, ठीक है, प्लास्टिक, ग्लास और एल्यूमिना, ठीक है। तो थिन लेयर होती है, बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है। मतलब मान लो ये ऐसी है, अगर आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, वर्टिकली देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और अगर हॉरिजेंटली देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब अगर ऊपर से आप देखोगे पेपर को या किसी प्लेन को तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन ऐसे देखो बहुत ही पतला होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। ऐसे मान लो कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका एक पूरा प्लेन होगा, और इस प्लेन के ऊपर क्या होगा आपका, सोक्ड होगा सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन ऐसे देखोगे तो बहुत पतला होता है, ठीक है। तो मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी वो तो सबने की होती है, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी मैंने की है, इसलिए मैं अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो यूज़ किया था वो किया था ये वाला, एल्यूमिना वाला, ठीक है, एल्यूमिना वाला, सॉरी एल्यूमिना नहीं, यहाँ पे आपका होता है थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, ग्लास या मेटल का थिन लेयर, प्लास्टिक का थिन लेयर या ग्लास का थिन लेयर। तो जो मैंने यूज़ किया था वो किया था मेटल का थिन लेयर, ठीक है, बहुत पतला होता है, और उसके ऊपर आपका जो मैट्रिक्स होता है, बेड होता है, वो सोक्ड होता है, ठीक है। तो जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सेम है पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह, ठीक है। बस इसमें जो सपोर्ट मटेरियल है,
वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और मेटल। तो ये था आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब हम डिटेल में इसके प्रिंसिपल को समझेंगे, क्योंकि बिना प्रिंसिपल समझे ये बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल जो होता है इसका, किसका, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का। अब देखो, जो भी बातें करूंगा वो आपका दोनों के लिए होगा, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए भी होगा और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए भी होगा, तो कभी भूलना मत, दोनों की बातें कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दोनों के लिए बात हो रही है, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दोनों की बात हो रही है। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है और बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल पर जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो आपने लिक्विड यूज़ किया था, वो जो मेनली होता है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, वो लिक्विड होता है आपका नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। बट कहीं कहीं पे पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है, और ये डिपेंड किस पे करता है कि भाई आप सेपरेट क्या करना चाह रहे हो, है ना। आप पोलर कंपोनेंट सेपरेट करना चाहते हो या नॉन पोलर कंपोनेंट सेपरेट करना चाहते हो। तो जैसी चीज़ों को आप सेपरेट करना चाहते हो, उसी हिसाब से आप क्या लेते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हो, है ना, मोबाइल फेस लेते हो। तो जो मोबाइल फेस होता है, ठीक है, मोबाइल फेस जो होता है आपका, वो आपका पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन पोलर होता है ना, वो आपका ज़्यादातर यूज़ होता है, मेनली जो होता है वो नॉन पोलर ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके एक दो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिर्फ कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जिनके सिलेबस में क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए बस मैं ये बता रहा हूँ कि जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, वो कई जगह पे या ये वाला यूज़ किया जाता है, मिथेनॉल और वाटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसका रेशियो होता है आपका 4:1। 4:1 का मतलब क्या हुआ कि 4 गुना मिथेनॉल होगा और एक गुना होगा वाटर। जैसे कि आप मान लो कि अगर 100 ml आप बना रहे हो, इफ़ यू आर मेकिंग 100 ml ऑफ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देन यू विल टेक 75 ml ऑफ मिथेनॉल एंड 25 ml ऑफ वाटर। सो दिस विल बी 4:1 ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा जो होता है इसका, दूसरा जो कई जगह पे यूज़ करते हैं, वो होता है आपका N-ब्यूटेनॉल, ठीक है, N-ब्यूटेनॉल प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, प्लस वाटर। और इसका जो रेशियो होता है वो होता है आपका 4:1:5, ठीक है। तो आप इसका रेशियो निकालना आपको खुद सीखना होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पोलर की। तो पोलर बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, बहुत कम जगह पर पोलर यूज़ किया जाता है, और उसका एक एग्जांपल मेरे पास है, डाई मिथाइल ईथर प्लस साइक्लोहेक्सेन कैरोसिन, ठीक है। और इसका जो रेशियो होता है ना, वो अभी यहाँ पर रेशियो अवेलेबल नहीं है, बट इसका एग्जांपल आपको अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो डाई मिथाइल ईथर और साइक्लोहेक्सेन कैरोसिन। तो जो मोबाइल फेस होता है आपका, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, जो लेकिन मेनली जो होता है वो होता है आपका नॉन पोलर, ठीक है। तो बस आपको अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो मोबाइल फेस है वो नॉन पोलर है, तो स्टेशनरी फेस होना चाहिए पोलर, ठीक है। और अगर मोबाइल फेस है पोलर, तो स्टेशनरी फेस कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। समझ में आ रहा है ना। तो डिपेंड करता है कि आप सेपरेट क्या करना चाहते हो। चलिए, तो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं किसको, प्रिंसिपल को, ठीक है। आपके स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं, क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो प्रिंसिपल होता है ना,
इसका मेनली बेस्ड होता है दो मैकेनिज्म पे। एक तो होता है आपका एडजॉर्प्शन और एक होता है पार्टीशन। ठीक है, एडजॉर्प्शन और पार्टीशन। ठीक है, अब हम एडजॉर्प्शन और पार्टीशन को पहले एक एक करके समझेंगे और फिर देखेंगे कि जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें मेनली कौन सा मैकेनिज्म रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन को। ठीक है, एडजॉर्प्शन को। तो अब बहुत बार हम लोगों में से कई लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दो वर्ड आपने सुने होंगे, बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, एक तो हो गया एडजॉर्प्शन और दूसरा हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। देखो लिटरेचर की क्लास है ये, बट यहाँ से थोड़ा बहुत रिलेटेड है तो बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर किसका अंतर है? सिर्फ एक वर्ड का, सॉरी एक लेटर का। इसमें डी आता है, इसमें बी आता है। इसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कई बार हमको क्लीन बोल्ड कर देती हैं अगर कोई पूछ लेता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आप ये नहीं बता सकते तो वहाँ पर आपकी बहुत खतरनाक वाली बेइज्जती हो सकती है, उसको मैं भी नहीं रोक सकता। तो देखो यहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंपल है। तो जो एडजॉर्प्शन है ना, ये है आपका एक सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो होल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है सरफेस फिनोमिनन और इसका मतलब क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका यहाँ पर कुछ लिक्विड, अभी यहाँ पर कुछ लिक्विड फैला हुआ है। ठीक है, मान लो ये आपका लिक्विड है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक ऐसा मटेरियल रखा। ठीक है, समझ रहे हो, और एक और मटेरियल रखा। ध्यान से समझना, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर जो वाटर, जो इसने अगर वाटर को सोक किया और वो सिर्फ सरफेस पे किया, मतलब सिर्फ इतना, इस पोर्शन में सरफेस पे अगर सोक किया, तो इसको बोलते हो आप एडजॉर्प्शन। वो सिर्फ सरफेस पे सोक करने के प्रोसेस को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। समझ रहे हो, है ना। और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है वो बताता हूँ। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लिक्विड था, ठीक है, और यहाँ पर आपने फोम रख दिया, मान लो। ठीक है, फोम होता है, फोम। अब क्या होगा, ये जो लिक्विड है ना, ये फोम पूरा का पूरा लिक्विड अपने पूरे के पूरे वॉल्यूम में सोक कर लेगा। ठीक है, तो ये जो लिक्विड था ये पूरे के पूरे फॉर्म में यहाँ पर सोक हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सरफेस पे ही सोक हुआ था। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली ऑन द सरफेस, वाइल एब्जॉर्प्शन इज द एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जितना भी आपका लिक्विड है वो पूरा का पूरा सोक करता है और अपने एंटायर वॉल्यूम में सोक करता है। सो इट इन्वॉल्व्स whole volume of the material, while in adsorption it involves only surface of the material। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एडजॉर्प्शन डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कैसे एडजॉर्प्शन काम करता है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपोनेंट का जो सेपरेशन होता है, ठीक है, देखो ये है आपका प्लेन। ठीक है, ये तो या तो आपका ये हो सकता है पेपर, या हो सकता है थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, ग्लास या
मेटल, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मान लो, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो स्टेशनरी फेस है वो क्या है, तो अगर TLC है तो होगा आपका सिलिका या एल्यूमिना, और अगर पेपर है तो होगा वाटर, ठीक है, भूल जाओ। मान लो स्टेशनरी फेस है, यहाँ पर आपका जो है ये है स्टेशनरी फेस, ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है कि जो कंपोनेंट आप सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर आपने वो स्पॉट डाला, ठीक, और इसमें ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है जिसमें 3-4 कंपोनेंट और आप उनको सेपरेट करना चाहते हो। तो वो सेपरेट कैसे होंगे अगर वहाँ पर एडजॉर्प्शन काम कर रहा होगा? तो क्या होता है कि 3-4 कंपोनेंट्स में से जिसका एफिनिटी ज़्यादा होगा स्टेशनरी फेस के साथ, समझ रहे हो, वो उस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक, और जिसकी एफिनिटी नहीं होगी स्टेशनरी फेस के साथ या कम होगी, वो उस पर एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा और वो मोबाइल फेस के साथ ऊपर बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर था आपका, इधर था आपका मोबाइल फेस, है ना, ये आपका मोबाइल फेस है। तो इसमें से जिस कंपोनेंट की, मान लो कि ये सेपरेट हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये सेपरेट हो गया, ठीक। तो देख रहे हो कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो सबसे ऊपर मूव कर रहा है ना, बट ये वाला जो कंपोनेंट है वो बहुत कम मूव किया है टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो एफिनिटी है, इसका जो एफिनिटी है किसके साथ, स्टेशनरी फेस के साथ हाई है, एफिनिटी जो है वो हाई है, ठीक है, और इसकी एफिनिटी जो है इसके साथ वो लो है, इसीलिए ये ज़्यादा एडजॉर्ब हो रहा है स्टेशनरी फेस पे और ये कम एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो मोबाइल फेस के साथ मूव कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टेशनरी फेस के साथ वीक इंटरेक्शंस बनाते हैं, है ना। और वो वीक इंटरेक्शंस किस टाइप के होते हैं, वो होगा या तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक, वांडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो ये इतने टाइप के ये बॉन्ड्स बनाते हैं कौन, ये कंपोनेंट्स और स्टेशनरी फेस के बीच में। तो जिस कंपोनेंट की ये इंटरेक्शन ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एडजॉर्ब हो जाते हैं और वो कम मूव कर पाते हैं ऊपर, और जिन कंपोनेंट्स की ये इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है वो एडजॉर्ब नहीं हो पाते और मोबाइल फेस के साथ ऊपर मूव कर जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से जो एडजॉर्प्शन होता है वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब देखो कि अब जो स्टेशनरी फेस है, जैसे कि स्टेशनरी फेस जो है आपका, वो मैंने बताया था कि मोबाइल फेस भी आपका या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे अगर मोबाइल फेस पोलर हुआ तो स्टेशनरी फेस हो जाएगा आपका नॉन पोलर, ठीक है, और अगर मोबाइल फेस आपका नॉन पोलर हुआ तो स्टेशनरी फेस हो जाएगा आपका पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर स्टेशनरी फेस के साथ किसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, हैज़ हाई affinity for non-polar components, ठीक है। और पोलर स्टेशनरी फेस के साथ किसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, हैज़ हाई affinity for polar components, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर समझ जाओ आप कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, लेस टाइटली बाउंड कंपाउंड विल बी मूविंग मोर रैपिडली। जितना कम बाइंड होगा स्टेशनरी फेस पे उतना ज़्यादा मूव करेगा, है ना, और जितना ज़्यादा बाइंड करेगा स्टेशनरी फेस के साथ उतना ही कम मूव कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो, जो स्टेशनरी फेस है आपका, तो वो अगर पोलर होगा, मतलब अगर वो पोलर एडजॉर्बेंट होगा, पोलर एडजॉर्बेंट, ठीक है, और या अगर वो होगा नॉन पोलर एडजॉर्बेंट, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जो पोलर स्टेशनरी फेस होते हैं उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो होता है मेनली सिलिका और एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, ठीक है। और जो नॉन पोलर होते हैं वो होते हैं आपके चारकोल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो एक बार मैं समराइज़ कर रहा हूँ, पूरा आपको समझ में आ जाएगा ये पोलर नॉन पोलर वाला सीन। तो जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी जो है आपकी, उसमें दो होते हैं, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, ठीक है, ओके। तो मोबाइल फेस पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, राइट। और स्टेशनरी फेस भी पोलर और नॉन पोलर हो सकता है, लेकिन जब मोबाइल फेस पोलर होगा तो स्टेशनरी फेस होगा आपका नॉन पोलर, और मोबाइल फेस नॉन पोलर होगा तो स्टेशनरी फेस होगा आपका पोलर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मेनली जो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है वो होता है आपका ये वाला, ठीक है, स्टेशनरी फेस पोलर और मोबाइल फेस नॉन पोलर। और पोलर का एग्जांपल यहाँ पर है स्टेशनरी फेस का, वो है आपका सिलिका और एल्यूमिना। और जो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बनाते थे वो भी ज़्यादातर आप नॉन पोलर ही बनाते होंगे, जैसे कि मिथेनॉल वाटर का कॉम्बिनेशन, आइसोप्रोपेनॉल का कॉम्बिनेशन, एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन, तो ये सब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो अब स्टेशनरी फेस मतलब अब आपको कौन सा कॉम्बिनेशन कब लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास जो कंपोनेंट है वो नॉन पोलर है, ठीक है, मतलब आपको नॉन पोलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो आप किस तरीके का मोबाइल फेस लेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में या प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में। और अगर आपके पास पोलर कंपोनेंट्स हैं, आपको पोलर कंपोनेंट सेपरेट करना है, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे। तो सिंपल है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर आपको पोलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो आपको लेना है ये वाला कॉम्बिनेशन पोलर कंपोनेंट्स के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पोलर कंपोनेंट किसके साथ मूव करेंगे? पोलर के साथ, तभी तो ऊपर मूव करेंगे, तभी तो सेपरेट होंगे, है ना। पोलर वाले नॉन पोलर के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे और इसीलिए वो वहाँ पर एडजॉर्ब नहीं होंगे और वो इंटरेक्ट करेंगे पोलर मोबाइल फेस के साथ और वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे और हो जाएंगे सेपरेट। तो अगर पोलर कंपोनेंट को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप मोबाइल फेस पोलर लेंगे, बस ऐसे ही याद रखिए। जो कंपोनेंट सेपरेट करना है मोबाइल फेस का नेचर भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नॉन पोलर कंपोनेंट सेपरेट करना है तो आपका मोबाइल फेस कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो मोबाइल फेस इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप का कंपोनेंट आपको सेपरेट करना है वैसा ही मोबाइल फेस आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एडजॉर्प्शन के बारे में। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं पार्टीशन के बारे में, ठीक है। पार्टीशन, तो पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन, तो देखो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हो रहा था? चिपकना। अगर बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो चिपकना, मतलब वो स्टेशनरी फेस के साथ चिपक रहा था। तो जो ज़्यादा चिपकेगा वो कम मूव करेगा और जो कम चिपकेगा वो ज़्यादा मूव करेगा।
ठीक है, तो वो एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल था। लेकिन जो पार्टीशन का प्रिंसिपल है उसमें ये है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो सेपरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन टू फेसेस। कौन कौन से? मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लिख लीजिए कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, components of mixture get distributed into two faces, ठीक है। और वो फेसेस कौन कौन से हैं? तो वो फेसेस हैं आपके मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस, ठीक है ना। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट का जो बेसिक फंडा है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि इसमें जिस कंपोनेंट की एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा मूव करता है, और जिस कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ होती है वो कम मूव करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। मोबाइल फेस वाले कंपोनेंट और स्टेशनरी फेस वाले कंपोनेंट के बीच में क्या हो जाता है? पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। और उस पार्टीशन तो वहाँ पर एक कोफिशिएंट आता है जिसको बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट। क्या है वो? पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो KD से, ठीक है, KD से। तो KD क्या है? KD इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टू फेसेस। कौन कौन से फेसेस? स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो बताया मैंने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर जब हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो उसका मेन जो रीज़न था वो था एडजॉर्प्शन, चिपकना। लेकिन यहाँ पर जो पार्टीशन जो मैकेनिज़्म है इसमें जो मेन चीज़ है वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। अब सॉल्युबिलिटी किसके साथ है? सॉल्युबिलिटी अगर मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है तो वो मूव ज़्यादा करेगा, सॉल्युबिलिटी अगर स्टेशनरी फेस के साथ है तो वो मूव कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इफ़ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनालाइट, एनालाइट किसको बोलते हैं? कंपोनेंट्स को बोलते हैं जिसको आपको सेपरेट करना हो। तो इफ़ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनालाइट इज हाई विद स्टेशनरी फेस, तो क्या होगा? इट विल मूव स्लोली, ठीक है। और अगर इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनालाइट इज लो विद, या हाई विद मोबाइल फेस कर देते हैं, इज हाई विद मोबाइल फेस, समझ रहे हो? तो इसका क्या होगा? इट विल मूव फास्टर, और क्या होगा? सेपरेटेड फास्टर, समझ रहे हो? तो एडजॉर्प्शन की जब बात कर रहे थे तो मेन जो रीज़न था वो एडजॉर्प्शन था, एडहेशन था। लेकिन पार्टीशन में जो मेन रीज़न है सेपरेशन का वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। ये चीज़ आपको, डिफरेंस आपको दोनों में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर अब आपको पूरा क्लियर हो चुका है पार्टीशन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है ना, उसमें जो मेन होता है प्रिंसिपल वो बेस्ड होता है आपका पार्टीशन पे, ठीक है। एडजॉर्प्शन भी होता है लेकिन वो बहुत कम रोल प्ले करता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी is mainly based on partition, ठीक है, mainly based on partition rather than adsorption। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते चलते लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, उसका नाम है रिटेंशन फैक्टर। अब ये रिटेंशन फैक्टर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखो क्या होता है, क्या पढ़ना है अब हमको, रिटेंशन फैक्टर। और यहाँ से कई बार आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना। रिटेंशन फैक्टर, तो अब जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिटेंशन फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो रिटेंशन फैक्टर क्या होता है? रिटेंशन फैक्टर का मतलब देखो, पहले मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाऊंगा, उसके बाद आपको अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिगर बना रखा है पहले से। तो यहाँ पर देखो कि मान लो कि अभी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पेपर है, ठीक है, और पेपर पे क्या होता है, स्टेशनरी फेस होता है ना। तो अब आपने क्या किया कि पेपर पे आपने लगाया स्पॉट, है ना। ये क्या है स्पॉट? स्पॉट इज ए मिक्सचर इन विच देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट यू वांट टू सेपरेट, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब आप क्या कर चुके हैं कि ऑलरेडी इनको सेपरेट कर चुके हैं, ठीक है, मोबाइल फेस के थ्रू सेपरेट कर चुके हैं। और फिर आपने वो पेपर निकाला, और निकालने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसमें ये अलग अलग कंपोनेंट्स आपके सेपरेट हो चुके हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, ठीक है। अब यहाँ पर रोल आता है रिटेंशन फैक्टर का, कि रिटेंशन फैक्टर क्या होता है। तो देखो रिटेंशन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, हम चलते हैं उस पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं, तो आप जब करने के बाद नोटिस करते हो कि जो पेपर आप जब निकालते हो मोबाइल फेस में से, उस लिक्विड में से, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा पेपर वेट होता है या बहुत ऊपर तक वेट होता है। तो वो जो पूरा वेट वाला जो एरिया है वो क्या है, वो उसका मतलब ये कि उतना पूरा एरिया में आपका सॉल्वेंट ऊपर रन होकर पहुंच चुका है, ठीक है। तो जितना पेपर आपका वेट है उतने में वो पूरा सॉल्वेंट रन कर गया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि सबसे ऊपर आपका क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट, मतलब यहाँ तक आपका सॉल्वेंट रन किया है, ठीक। और ये सारे कंपोनेंट्स आपके सेपरेट हो गए हैं। तो अगर आपने ध्यान से अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किया होगा, तो आपको याद होगा कि हमेशा सबसे ज़्यादा कौन रन करता है, सॉल्वेंट। और जो पॉइंट्स आप देखते हो, क्रोमेटोग्राम्स जिसको बोलते हो, जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, वो हमेशा उससे पीछे ही रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि जो आपका स्टेशनरी फेस है वो कैसा है, पोलर है, ठीक। और जो मोबाइल फेस आप यूज़ कर रहे हो, जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हो, वो कैसा है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो स्टेशनरी फेस पोलर है और सॉल्वेंट है नॉन पोलर, तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा मूव करेगा क्या, आपका सॉल्वेंट, है ना, पोलर से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए सबसे आगे रन करता है आपका सॉल्वेंट, ठीक। लेकिन जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपके मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, ये कंपोनेंट्स आपके कैसे हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, है ना। और इनकी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो आपने खुद से बनाया है, खुद से प्रिपेयर किया है, तो आपको पता है कि वो 100% नॉन पोलर सॉल्वेंट ही है, ठीक है। लेकिन ये 100% नॉन पोलर नहीं है या 100% पोलर नहीं है, इसलिए ये हमेशा इस नॉन पोलर सॉल्वेंट से पीछे ही रन करते हैं। तो ये रीज़न है इसका। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, कंसेप्ट आता है रिटेंशन फैक्टर का। तो रिटेंशन फैक्टर क्या होता है? रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट
कंपोनेंट जो आपका सॉल्यूट है, जो आपका सैंपल है, एनालाइट भी बोलते हैं उसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट सॉल्यूट और एनालाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, तो रिटेंशन फैक्टर का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि रिटेंशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनालाइट और सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये सेपरेट हो गए आपके कंपोनेंट्स अलग अलग। ठीक है, तो अब एक एक का रिटेंशन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ए का रिटेंशन फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो कि आपने स्केल से मार्किंग कर ली, आप करते हो ना हमेशा जब भी आप परफॉर्म करते हो कि सॉल्वेंट कितना रन हुआ है, फिर आप उसको स्केल से मार्क करके लिखते हो। तो सॉल्वेंट यहाँ पर मान लो कि रन हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, और सैंपल ए जो है वो रन हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक, सॉल्वेंट बी जो है वो रन हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ पर, और सॉल्वेंट जो सी है वो यहाँ से रन हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये आपका ओरिजिन है, तो हमेशा आप ओरिजिन से मेज़र करते हो। ठीक है, तो अब सबका रिटेंशन फैक्टर निकालो यहाँ पर। तो रिटेंशन फैक्टर ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर। वैसे ही सेम निकालेंगे सॉल्यूट बी का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट बी दैट इज़ 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो आपका वैल्यू जो है वो है 0.4, और सी का निकाला जो वैल्यू आई आपकी 0.6। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिटेंशन फैक्टर निकालते हो। अब रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, वो रिटेन कर रहा है। ठीक है, कौन, स्टेशनरी फेस। कैसे, देखो अगर रिटेंशन फैक्टर आपका 1 आता है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना कि रिटेंशन फैक्टर आपका अगर 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि कोई जिस भी कंपोनेंट का रिटेंशन फैक्टर 1 होता है उसका मतलब ये वो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, इफ़ RF इक्वल्स टू 1 देन मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनी कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा, वो तब करेगा कि जब उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ कम होगी, है ना, तभी तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा ना। जिसकी स्टेशनरी फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा होती है वो तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा आगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेशनरी फेस है पोलर, ठीक, और मोबाइल फेस जो कि है नॉन पोलर, और सैंपल हमेशा मोबाइल फेस के साथ रन करता है। तो अगर रिटेंशन फैक्टर 1 होगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसकी जो अफिनिटी होगी वो स्टेशनरी फेस के साथ वो कम होगी। क्यों, और वैसे जो सैंपल होते हैं जिनकी रिटेंशन फैक्टर 1 होती है उस टाइप के सैंपल होंगे आपके नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम ट्रैवल कर रहा है वो, है ना, और उसकी स्टेशनरी फेस के साथ अफिनिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टेशनरी फेस आपका पोलर है, और किसकी अफिनिटी पोलर के साथ नहीं होगी, जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स होंगे। तो जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतनी ही कम अफिनिटी होगी स्टेशनरी फेस के साथ, और अगर स्टेशनरी फेस पोलर है तो कंपोनेंट नॉन पोलर होगा। तो RF अगर 1 हुआ तो सैंपल आपका नॉन पोलर होगा। वैसे ही अगर RF की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है तो इसका मतलब ये कि वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ ट्रैवल नहीं करेगा, और उसका रिटेंशन फैक्टर बहुत कम है ही नहीं, 0 है। तो वो उसकी स्टेशनरी फेस के साथ जो कि आपका पोलर है, ठीक है, उसकी स्टेशनरी फेस के साथ जो अफिनिटी होगी बहुत स्ट्रांग होगी, और उसी की वजह से वो ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। तो स्टेशनरी फेस अगर पोलर होगा और अफिनिटी ज़्यादा है इसके साथ, इसका मतलब जो कंपोनेंट है जिसकी RF वैल्यू 0 आई है वो भी पोलर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि RF वैल्यू को देखकर आप बता सकते हो कि आपका सैंपल पोलर है या नॉन पोलर है, ये ठीक। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो RF की जो वैल्यू है, रिटेंशन फैक्टर जो है, वो हमेशा आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। 1 से ऊपर नहीं जा सकता और 0 से कम नहीं, नेगेटिव में नहीं जा सकता रिटेंशन फैक्टर। तो देख रहे हो जिसका रिटेंशन फैक्टर ज़्यादा है यहाँ पर 0.6, वो उतना ज़्यादा ट्रैवल करेगा, जिसका सबसे कम होगा वो उतना ही कम ट्रैवल करेगा। तो रिटेंशन फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो यही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिटेंशन फैक्टर के बारे में। अब जाते जाते जल्दी से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ लास्ट, जो कि है आपका कैपिलरी एक्शन।
तो जो आपका जो ट्रैवल करता है ना मोबाइल फेस आपके सैंपल को लेकर ऊपर की तरफ, उसमें कैपिलरी एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जब प्लांट्स में भी जो होता है उसमें भी कैपिलरी एक्शन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड विदाउट एनी एसोसिएशन एंड इन अपोजिशन ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ लगती है, उसके बावजूद अगर वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है बिना किसी के हेल्प के, तो वो कैपिलरी एक्शन होता है। और इसमें आपके दो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ध्यान से समझना चाहिए, इनके बीच में काफ़ी बेसिक डिफरेंस है जो कि कई बार कंफ्यूजिंग होती है। तो एडहेसिव फोर्स कहाँ पे होता है और कोहेसिव फोर्स कहाँ पे होता है? तो एडहेसिव फोर्स की अगर आप बात करोगे तो दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में एडहेसिव फोर्स लगता है। जैसे कि ये बोर्ड है और ये मेरा हाथ है, तो इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा मान लो, तो वो एडहेसिव फोर्स होगा। लेकिन अगर मेरे ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वो कोहेसिव फोर्स होगा। तो दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम बात करते हैं तो कोहेसिव बात करते हैं, और दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में बात करते हैं तो एडहेसिव बात करते हैं। तो जैसे कि अगर आपको कोई दो चीज़ें चिपकानी हो ना कभी फ्यूचर में, तो याद रखना कि आप किस टाइप के दो चीज़ों को आपस में चिपकाना चाहते हो। तो वैसे ही ग्लू को आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप दो प्लास्टिक को चिपकाना चाहते हो तो मार्केट में जाके आपको बोलना होगा कि मुझे कोहेसिव ग्लू दे दीजिए, तभी दो प्लास्टिक आपस में अच्छे से चिपक पाएंगे। या दो स्टील को चिपकाना चाहते हो, दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको चिपकाना हो तो कोहेसिव ग्लू चाहिए, और दो डिसिमिलर आयरन और प्लास्टिक को चिपकाना हो तो एडहेसिव ग्लू चाहिए। तो ये था बेसिक डिफरेंस एडहेसिव और कोहेसिव के बीच में। यहाँ पर कैसे काम आते हैं ये दोनों? तो देखो, पेपर और सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है एडहेसिव फोर्स, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल हैं। लेकिन जब एक बार ये बीच में इंटरेक्शन हो जाता है तो ये वाटर जो लिक्विड है इनके खुद के मॉलिक्यूल्स, दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। इस तरीके से कैपिलरी एक्शन यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। तो ये था टोटल आज का प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के बारे में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी दे दी मैंने आपको। आगे आने वाले लेक्चर्स में जितनी भी क्रोमेटोग्राफीज़ हैं वो उन सब को हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। अब जाते जाते यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के जो कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने शुरू में भी बताया था कि बहुत सिंपल सेटअप होता है, आप छोटी सी जगह में उनको शुरू कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, एक पेपर चाहिए होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, एक जार चाहिए होता है, ठीक है, और मोर्टल पेस्टल चाहिए होता है, ठीक। तो कम जगह में हो जाता है, कम सिंपल प्रोसेस है, सिंपल सेटअप के साथ हो जाता है, खर्चा ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, वेरी चीप। और बहुत इंपॉर्टेंट ये कि कम से कम सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहते हैं तो वो आप प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं वो एवोपरेट हो जाएंगे, ठीक है। या अगर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को आप एक साथ एनालाइज करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको हाई फाई टेक्निक्स पे जाना पड़ेगा, जो एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है उस पर जाना पड़ेगा। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। तो अगर आज के वीडियो के लिए आज इतना ही। आज हमने प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।